आज हम प्रश्नावली 8.2 सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान प्रश्नावली है। ठीक है, तो कॉपी पे निकाल लीजिएगा, साथ साथ आप नोट कीजिएगा। तो पहले आप हेडिंग डाल लो प्रश्नावली 8.2। तो इस प्रश्नावली में आपकी दो प्रमेय हैं जिनको हमने यूज़ करना है। तो पहले हम उन प्रमेयों को पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर पहली प्रमेय है आपकी मध्य बिंदु प्रमेय। इसको लिख लीजिएगा, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, अब ये प्रमेय कहती क्या है? ये प्रमेय कहती है कि अगर किसी त्रिभुज के, पहले ध्यान से सुनना, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में जोड़ दिया जाए, जैसे मान लो ये त्रिभुज है मेरे पास, ठीक है, ये है ए बी सी। अगर मैं इसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में जोड़ दूं, मतलब जैसे मान लो ए बी का मध्य बिंदु है एम। मध्य बिंदु का मतलब इस लाइन का, जो पहली लाइन है ना, इसके बिल्कुल बीच में पॉइंट आता ही है। ठीक है, अगर मैं ए बी के मध्य बिंदु एम को ए सी के मध्य बिंदु एन से जोड़ दूं, मान लो मैंने इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को ऐसे जोड़ दिया ना, तो उससे बनने वाला रेखाखंड, जो उससे जो लाइन बन रही है, जो ये लाइन बन रही है, ये हमेशा समांतर मिलेगी तीसरी भुजा के। समझना है चीज को। जैसे ही आप दो मध्य बिंदुओं को जोड़ देते हैं ना, तो जो लाइन बनती है, जो लाइन बनती है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के, तीसरी भुजा का मतलब समझो, तो कोई पहली भुजा तो आपने ये यूज कर ली, इसमें आपने एम पॉइंट लिया था ना, तो पहली भुजा तो आपने ये यूज कर ली, दूसरी भुजा आपने यूज कर ली ये वाली, है ना, तो कौन सी भुजा बच गई? यही तो बची। तो इसलिए मैंने इसको तीसरी भुजा कहा है। तो जो रेखाखंड आपने बनाया है ना, वो रेखाखंड तीसरी भुजा के हमेशा समांतर मिलेगा। ठीक है, आप कह सकते हो कि जो एम एन है वो हमेशा क्या मिलेगा? समांतर मिलेगा। कैसे कह सकते हो? मध्य बिंदु प्रमेय से। क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय ऐसा ही कहती है कि भाई जब त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ दिया जाता है ना, तो जो रेखाखंड बनता है वो रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है हमेशा। अच्छा, समांतर तो होता ही होता है, इसके अलावा भी वो रेखाखंड आधा होता है। मतलब जो ये रेखाखंड आपने बनाया है ना एम एन, ये समांतर तो होगा बीसी के, इसके साथ साथ एम एन आधा भी होगा बीसी का। ठीक है, समझ रहे हो? इसका रीजन क्या आएगा? मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैं एक और आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास ये त्रिभुज है, मैंने कह दिया कि मेरे पास ये त्रिभुज है, इसका मैं नाम देता हूँ पी क्यू आर। अब आप बताना, ठीक है, मैंने पी आर पे एक पॉइंट ले लिया, जैसे मान लो एम, यहाँ पे एम पी आर का मध्य बिंदु है। ऐसे ही अब की बार मैं क्यू आर पे पॉइंट लेता हूँ, जैसे एन। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दूँ, तो ये जो लाइन बन रही है एम एन, ये किसके समांतर पाएगी? बताना शाबाश। ये एम एन रेखाखंड किसके किसके समांतर मिलेगा आपको? ऑब्वियस बात है, पी क्या के समांतर मिलेगा। दिख भी रहा था भाई, एम एन किसके समांतर पाएगा? पी क्या के समांतर पाएगा। समझ रहे हैं? जब आप दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ देते हैं ना, जैसे मैंने पहली भुजा ये ली, दूसरी भुजा ये ली, तो जब मैंने इन दोनों के मध्य बिंदुओं को आपस में जोड़ा, तो जो रेखाखंड बन रहा था वो हमेशा तीसरी भुजा के समांतर मिलेगा। तो मैं इसको लिख दूं भाई, एम एन जो होगा वो समांतर मिलेगा पी क्यू के। समांतर तो होगा, और क्या होगा? जो एम एन की लंबाई है ना, वो हमेशा आधी पाएगी। किसके आधी पाएगी? पी क्यू के ही। समझ में आ गया? रीजन क्या लिखोगे? मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक, तो आपने इसका यूज करना है। यूज कैसे करना है?
तो पहला एक बार क्वेश्चन देख लें, पहला क्वेश्चन सोल्व भी कर लेंगे और उसके साथ साथ हमें ये प्रमेय का यूज़ भी पता चल जाएगा कि भाई कहाँ पे इसका यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन कॉपी करता हूँ एक बार। तो प्रश्न नंबर पहला देखो, आसान प्रश्न है। कहा गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। इस आकृति में आपको एक चतुर्भुज दिया है ABCD, ठीक है, जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। मतलब P एक मध्य बिंदु है, Q भी एक मध्य बिंदु है, R भी एक मध्य बिंदु है और S भी एक मध्य बिंदु है। ये आपको मिला हुआ है। फिर बोल दिया कि AC इसका एक विकर्ण है। AC आपको विकर्ण दिया गया है, ठीक है भाई। हमें दर्शाना है कि SR समांतर होगा AC के। SR मतलब इस भुजा को हमें AC के समांतर दिखाना है। इसको हमें इस भुजा के समांतर दिखाना है और SR को आधा दिखाना है AC के आधा भी दिखाना है। तो किस प्रकार से दिखाओगे? मध्य बिंदु पर मैं यूज़ कर ले। अब आप ये वाली त्रिभुज देखो, त्रिभुज DAC, एक त्रिभुज बन रही है ना, ठीक है। यहाँ पे S आपको मध्य बिंदु दे रखा है, R आपको मध्य बिंदु दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि जब मध्य बिंदुओं को जोड़ा जाता है तो जो रेखाखंड बनता है ना, वो रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। अभी बताया ना मैंने भाई, जब आप दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ देते हैं तो जो रेखाखंड बनता है वो रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर भी होता है, साथ साथ उसका आधा भी होता है। तो बस आप इसको लिख दो, समझ रहे हो? मैं डायरेक्टली कर दूं एक बार। पहला पार्ट आप क्या लिखोगे, इसको प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं पहले आपको रफली समझा देता हूँ। आप सिंपल लिख देना कि भैया SR समांतर होगा AC के और SR आधा भी होगा AC के। रीजन क्या लिख दोगे आप? मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, तो बस ऐसा करना था आपने। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में मुझे PQ को SR के बराबर दिखाना है। PQ ये रहा, इस PQ को हमें SR के बराबर दिखाना है। तो यार इन दोनों भुजाओं को कैसे बराबर दिखाओगे? तो काम करते हैं ना, ये वाली त्रिभुज ले लेता हूँ मैं ABC, ठीक है। अब इस त्रिभुज में हमें P भी मध्य बिंदु मिला है, Q भी मध्य बिंदु मिला है। जब मैं मध्य बिंदुओं को जोड़ दूंगा तो मेरा जो रेखाखंड बनेगा वो रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर भी होगा और उसका आधा भी होगा। यानी मैं कह सकता हूँ ना कि PQ समांतर होगा AC के। जैसे हमने पहले में SR को AC के समांतर दिखाया, वैसे मैं इसमें भी कह सकता हूँ भी PQ AC के समांतर होगा, है ना, उसका आधा भी होगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ, चलो, PQ समांतर होगा AC के और PQ आधा होगा AC के, है ना। रीजन आप क्या लिखोगे? यही मध्य बिंदु पर में। तो इसको एक काम करो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यार SR AC के समांतर है, PQ भी AC के समांतर है। तो इसका मतलब हुआ कि SR और PQ ये दोनों भी समांतर होनी चाहिए। समझ रहे हो? कैसे लिखोगे? समीकरण 1 व 2 से आपने क्या देखा कि SR AC के समांतर था, PQ भी AC के समांतर था। तो ऑब्वियस सी बात है SR और PQ भी क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। तो आप लिख देना SR और PQ भी क्या होंगे? समांतर होंगे। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे देखो, SR आधा AC के बराबर था, मतलब SR इस चीज़ के बराबर था और PQ भी इसके ही बराबर है। समझा? SR भी तो आधा AC के बराबर था, PQ भी तो आधा AC के बराबर है। तो इसका मतलब SR और PQ ये दोनों भी तो बराबर मिलने चाहिए। बात समझ में आ गई? आधा SR भी इसके बराबर था, सेम टू सेम, PQ भी इसके ही बराबर है। तो ये दोनों जब सेम है तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे। तो अब सिंपल लिख दो कि भैया SR और PQ भी क्या होंगे? हमारे बराबर होंगे। रीज़न आपने दे दिया, यहाँ पे लिख दिया ना समीकरण 1 व 2 से, तो इसका रीज़न हो गया बस। तो अब हमने इसमें क्या सिद्ध कर दिया? SR को PQ के बराबर सिद्ध कर दिया। ये मुझे चाहिए था।
ठीक है, तो पहला और दूसरा पार्ट हो गया भाई। तीसरे पार्ट में मुझे पी क्यू आर एस को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। इसको मुझे समांतर चतुर्भुज दिखाना है भाई। हो गया समांतर चतुर्भुज में, कैसे हो गया बता सकते हो? ये समांतर चतुर्भुज कैसे हो गया? क्योंकि इसकी एक जोड़ी भुजा को हमने बराबर भी दिखा दिया और समांतर भी दिखा दिया। अभी दिखाया ना, पी क्यू को एस आर के समांतर भी दिखाया और पी क्यू को एस आर के बराबर भी दिखाया। तो जब चतुर्भुज की एक जोड़ी भुजा बराबर और समांतर हो जाती है तो उसको हम बोल देते हैं समांतर चतुर्भुज। बात समझ में आ गई? तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? समांतर चतुर्भुज है। लिखोगे कैसे? आप कहना थर्ड पार्ट भाई, इस चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजा बराबर व समांतर है, इसलिए पी क्यू आर एस है ना, इसलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसलिए हमारा क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज हो गया। बात समझ आ गई? इस तरीके से हमने इसको समांतर चतुर्भुज दिखा दिया। थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। यहाँ पर हमने सबसे पहले एस आर को आधा भी दिखाया और बराबर भी दिखाया। एस आर को हमने समांतर भी दिखाया इसी के, और एस आर को हमने आधा भी दिखा दिया इसी का। ऐसे ही हमने पी क्यू को इसी के समांतर भी दिखा दिया और पी क्यू को इसी का आधा भी दिखा दिया, है ना। तो इसका मतलब पी क्यू और एस आर ये दोनों भी बराबर होंगे और समांतर होंगे। जब चतुर्भुज की एक जोड़ी भुजा बराबर और समांतर हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब आपको पता चल गया होगा कि मध्य बिंदु प्रमेय का यूज कहाँ पे होता है।